हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एड्यू ग्रो। दिस इज रिचा शर्मा, यूर सोशल साइंस फैकल्टी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी। इससे पहले मैं आपको इकोनॉमिक्स एज वेल एज हिस्ट्री कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आपको वो वीडियो देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज से हम पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम पॉलिटी में इसका सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज पावर शेयरिंग, जिसके अंदर हम देखेंगे कि पावर को कैसे डिवाइड किया गया है, किसके अंदर, गवर्नमेंट के अंदर। क्योंकि यहाँ हम पावर शेयरिंग पॉलिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, पॉलिटी चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें पावर्स को किसके अकॉर्डिंग देखना है, किसके कॉन्टेक्स्ट में देखना है, वो हमें देखना है पॉलिटी या फिर गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसके अंदर हम यही देखेंगे कि कैसे पावर को शेयर किया जाता है, किसके अंदर, गवर्नमेंट के अंदर। साथ के साथ में हम यहाँ ये भी देखेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है या फिर क्या बेनिफिट्स है। तो इसके क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे कि आपको पता है किसी भी नेशन या कंट्री के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज या फिर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं, तो जिसके कारण उनके यहाँ क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें पड़ती है जरूरत पावर शेयरिंग की। साथ के साथ में जो पावर शेयरिंग है वो एक तरह से आपका डेमोक्रेसी का स्प्रिट भी बोला जाता है। इसलिए ये चैप्टर हमारे लिए पढ़ना क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री एज वेल एज जो भी हमारे वर्ल्ड में कंट्री है उसके अंदर पावर को कैसे शेयर किया जाता है। सो लेट्स बिगिन दी चैप्टर। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हम पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ पावर शेयरिंग हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, कि गवर्नमेंट के अंदर पावर्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। सो हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम पावर शेयरिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ टेक्निक टू शेयर द पावर्स एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है, एक तरह की टेक्निक बोल दी जा रही है जिसको हम शेयर करते हैं, किसको, पावर को शेयर करते हैं, किसके अंदर, डिफरेंट लेवल। किसके डिफरेंट लेवल, आपके गवर्नमेंट के। इसके अलावा आप पावर शेयरिंग, एक और मैं डेफिनेशन की बात करूं उसकी अदर, तो आप पावर शेयरिंग एमंग आ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हम जो ये पावर है उसको किस में शेयर करते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के अंदर शेयर करते हैं। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी, एज वेल एज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, डेमोक्रेसी को डिजाइन करने के लिए। एंड ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। जो हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे वो दो स्टोरीज के साथ स्टार्ट करेंगे, एक बेल्जियम की स्टोरी है एंड एक श्रीलंका की स्टोरी है। इन दोनों कंट्रीज के अंदर हम यहाँ ये देखेंगे कि वहां की गवर्नमेंट ने कैसे पावर शेयरिंग को अपनाया या इम्प्लीमेंटेशन किया उसका, और जिस कंट्री ने किया उसका क्या रिजल्ट निकला, और जिसने नहीं किया उसका क्या रिजल्ट निकला। ओके, मतलब हम देखेंगे कि उसने कैसे हैंडल किया वहां की सिचुएशन को। साथ के साथ में हम ये देखेंगे कि श्रीलंका ने मेजोरिज्म को इम्प्लीमेंट किया था, एंड वही बेल्जियम ने किसको इम्प्लीमेंटेशन किया था, किसका, एकोमोडेशन का इम्प्लीमेंटेशन किया था। हम वहाँ वन बाय वन में आपको सबकी डेफिनेशन प्रॉपर एंड वन बाय वन सारे टॉपिक को अच्छे से डिटेल में क्लियर करूंगी। why पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। फिर हम ये देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है हमारे लिए। साथ के साथ में आपका लास्ट टॉपिक होगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने टाइप्स की आपकी पावर शेयरिंग्स होती हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारी दो स्टोरीज से स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बेल्जियम के बारे में बताऊंगी, जिसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ क्या देखेंगे, उसका लोकेशन देखेंगे। तो जो बेल्जियम है वो आपका क्या कहलाती है, एक तरह से बेल्जियम आपकी यूरोप की स्मॉल कंट्री है। तो स्मॉल कंट्री इन यूरोप, इवन ये बोला जाता है कि जो ये कंट्री है वो इतनी ज्यादा छोटी है कि हमारे इंडिया का जो हरियाणा स्टेट है वो भी इसके कंपैरिजन में क्या है, बड़ा है। साथ के साथ में जो इसकी पॉपुलेशन है वो क्या है, 1 करोड़ के करीब इसकी पॉपुलेशन है। और ये अपनी बाउंड्री किस किस से शेयर करती है, तो नेदरलैंड से शेयर करती है, जर्मनी से शेयर करती है, फ्रांस से शेयर करती है, एंड लक्समबर्ग से। ठीक है, तो ये चार इसकी क्या है, ये इसकी हम बोल सकते हैं ये इसकी बाउंड्री इनसे शेयर करती है। नाउ इसके आगे हम देखते हैं, तो हम देखेंगे कि कंपोजिशन क्या है इनके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेल्जियम का कंपोजिशन। एक बेल्जियम क्या है, आपकी कंट्री है, और वहीं के वही हम देखेंगे कि पूरी कंट्री के अंदर क्या कंपोजिशन है। साथ के साथ में वही हम दूसरी साइड देखेंगे कि जो उसकी कैपिटल है ब्रुसले, ठीक है, तो उसका क्या कंपोजिशन है पॉपुलेशन का। सो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बेल्जियम की बात करते हैं तो यहाँ आपका 59% लोग कहाँ रहते हैं, फ्लैमिश रीजन में रहते हैं, जो कि डच लैंग्वेज को बोलते हैं। 59% लोग कहाँ रहते हैं, फ्लैमिश रीजन में रहते हैं, जो कि डच लैंग्वेज को क्या करते हैं, बोलते हैं। साथ के साथ में 40% लोग जो हैं आपके वो कहाँ रहते हैं, वेलोनिया रीजन में रहते हैं, जो कि फ्रेंच स्पीकिंग करते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं।
साथ के साथ में जो 1% लोग बचते हैं वो क्या बोलते हैं, वो जर्मन बोलते हैं। आपने देखा कि यहाँ का कंपोजिशन कैसा है, 59%, मतलब जो मेजोरिटी है वो क्या बोलती है, डच लैंग्वेज को बोलती है, एंड देन वॉलिनिया करके जो है वो आपकी फ्रेंच को बोलती है, और 1% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जर्मन बोलते हैं। यही हम बेल्जियम की जो कैपिटल है उसकी बात करें, ब्रुसले की, तो वो एक तो ये मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बता ही दिया है कि वो कैपिटल है बेल्जियम की। सेकंड, 80% लोग यहाँ क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, एंड 20% सिर्फ क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। समझ में आया आपको? एक तरह से हम बोल सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है। यहाँ जो मेजोरिटी है वो डच लैंग्वेज वालों की है, और हम कैपिटल की बात करें वहां कैसी है, 80% की बात, मतलब 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। नाउ इसके बाद हम ये देखेंगे कि द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावर। इसके अंदर ये बताया जा रहा है जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो माइनॉरिटी में, लेकिन वो क्या है, वो रिच और पावरफुल है। भले ही वो माइनॉरिटी में आते हैं लेकिन वो कैसे है, वो रिच एंड पावरफुल है, जिसके कारण दिस मेड डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री एज दे द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। जैसे कि हमें पता है जो भी इंसान रिच या फिर पावरफुल होता है तो सारे पावर्स उसको ही दे दिए जाते हैं या फिर उसकी ज्यादा सुनी जाती है। तो इसके यहाँ इस कंट्री के अंदर भी यही हो रहा है कि ये जो रिच एंड पावरफुल लोग हैं उसके कारण जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो गुस्सा हो रही है, ठीक है, वो एंग्री हो रही है। क्यों एंग्री हो रही है? क्योंकि जितने भी उस कंट्री के बेनिफिट्स हैं, ठीक है, भले वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या एजुकेशन हो या जॉब के रिगार्डिंग, जितने भी वहां के बेनिफिट है वो सब किसको दिए जा रहे हैं, वो सब सिर्फ आपकी जो रिच कंट्री है फ्रेंच लैंग्वेज वाले लोग हैं उनको दिए जा रहे हैं। इसके कारण वो क्या हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, ठीक है, उनको गुस्सा आ रहा है। During the 1950s and 1960s, tension between the Dutch speaking and French speaking community created due to this differences, जिसके कारण अब गुस्सा आता जा रहा है, गुस्सा आता जा रहा है। तो 1950 से लेकर 60 तक के बीच में क्या हुए, एक तरह से हम बोल सकते हैं टेंशन अराइव हुई कि जो डच बोलने वाले लोग हैं और जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं उनके बीच में क्या आने लगे, डिफरेंसेस देखने को मिलने लगे हमें, जिसका नतीजा क्या मिलता है हम वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमने कंपोजिशन क्या देखी है इसकी, ठीक है, 59% आपके डच लैंग्वेज वाले थे, 40% आपके फ्रेंच वाले थे बेल्जियम के अंदर। अगर हम उसकी कैपिटल की बात करें तो 80% फ्रेंच एंड 20% डच स्पीकिंग, जिसके कारण जो माइनॉरिटी थी फ्रेंच लेकिन वो रिच एंड पावरफुल थी, तो जितने भी बेनिफिट्स होते थे सब कुछ उसको दिए जाते थे, जिसके कारण जो डच कम्युनिटी वाले लोग थे वो क्या हो रहे थे, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहे थे, जिसके कारण क्या देखने को मिला, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखने को मिला। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो श्रीलंका एक तरह से आइलैंड नेशन है आपका, ठीक है, आइलैंड नेशन है। साथ के साथ में ये कहाँ है आपका, तमिलनाडु का जो सदर्न कोस्ट है वहां आपका ये मतलब उस साइड में आपका क्या है, ये कंट्री है। साथ के साथ में ये बोला जा रहा है जो ये कंट्री है वो डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़ पीपल। यहाँ कितनी पॉपुलेशन बोली जा रही है, कम से कम 2 करोड़ के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन बोली जा रही है। अब यहाँ क्या हुआ, इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो वहां सिर्फ 2 टाइप्स के स्पीकर है, एक तो सिन्हाला स्पीकर, दूसरे हैं आपके तमिल। लेकिन सिन्हाला जो स्पीकर है वो 74% है और तमिल स्पीकर कितने, सिर्फ 18% है। जिसमें से कि जो तमिल स्पीकर है उनको भी फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक जो तमिल है वो इंडियन तमिल है जो कि 5% है, बाकी के जो 13% है वो कौन से है, वो श्रीलंका तमिल है, जो कि तमिल नेटिव बोले जाते हैं उसी कंट्री के। नेटिव मतलब कि जो जहाँ वहीं के ही है, प्रॉपर वहीं के। और ये जो इंडियन तमिल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जब हमारे यहाँ मतलब बोलना चाहिए कि कॉलोनियल पीरियड था, उस टाइम पे इन्हें एज अ प्लांटेशन वर्कर लेके आया गया था। तो ये कहां से आए थे, इंडिया से आए थे, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इंडियन तमिल बोला जाता है। मोस्टली सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट while most of the Tamil are Hindus और मुस्लिम। अगर यहाँ बात करें मोस्टली सिन्हाला जो बोलते हैं लोग वो बुद्धिस्ट है, और जो तमिल बोलने वाले हैं वो हिंदू और मुस्लिम है। कौन, मोस्टली, ये नहीं बोल रहे कि सबके सब, मोस्टली। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन हु वर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, और 7% क्रिश्चियन ऐसे हैं जो कि क्या है, वो तमिल और सिन्हाला दोनों है। कंपोजिशन समझ में आया आपको? नाउ अब हम बात करते हैं सबसे पहले श्रीलंका ने कौन सी पॉलिसी को अपनाया। श्रीलंका ने हमारी मेजोरिटिज्म की पॉलिसी को अपनाया। मेजोरिटिज्म का मतलब क्या होता है कि जो कम्युनिटी सबसे ज्यादा मेजोरिटी में है सारे पावर्स उसको दिए जाएंगे, सारी चीजें उसकी सुनी जाएंगी, ठीक है, उसके ही इंटरेस्ट में, उसके ही बेनिफिट में काम किया जाएगा, और जो माइनॉरिटीज वाले उनकी बात को नहीं सुना जाएगा, मतलब कि उन्हें अनसुना कर दिया जाएगा, ठीक है।
ये हमारा मेजोरिटिज्म का मीनिंग होता है। इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखने के लिए आ जाती है। तो श्रीलंका फॉलोड अ बिलीफ ऑफ रूल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर माइनॉरिटी। जैसे कि मैंने बताया था, श्रीलंका फॉलो करती थी, ये वो क्या बिलीव करती थी कि जो मेजोरिटी है उनकी ही बात हमें माननी है, माइनॉरिटी की हमें बात नहीं माननी है। रिफ्यूजल टू पावर शेयर, और इसने जो पावर शेयरिंग वाला हमारा कॉन्सेप्ट था उसको क्या कर दिया था, अपनाने से मना कर दिया था। अब हम देखेंगे उसके क्या बेनिफिट्स हुए या फिर क्या साइड इफेक्ट्स हुए। मेजर टेकन, क्या क्या मेजर लिए गए। श्रीलंका इमर्ज इंडिपेंडेंट 1948। जो श्रीलंका थी वो इंडिपेंडेंट कब हुई थी, 1948 के अंदर हुई थी। इट इमीडिएटली अडॉप्ट मेजर टू इम्पोज सिन्हाला सुप्रीमेंसी, जिसके कारण हमने देखा था इसने क्या कहता मेजोरिटिज्म को फॉलो किया था, ठीक है, जिसके कारण इसने इम्पोज कर दिया था क्या, सिन्हाला को सुप्रीमेंसी, मतलब कि जो कि सिन्हाला जो कम्युनिटी थी वो मेजोरिटी में थी तो उसको सुप्रीमेंसी दे दी थी। सिन्हाला डिक्लेयर एन ऑफिशियल लैंग्वेज 1956, जिसके कारण इसको सुप्रीमेंसी दे ही गई है, दे दी ही गई है। तो क्या करा गया है, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया 1956 के अंदर। गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर फेवर सिन्हाला फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती थी वो सिर्फ सिन्हाला के फेवर्स में होती थी। वहां जितने भी जॉब्स होते थे या फिर पढ़ाई के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते थे, सारे बेनिफिट्स किसको दिए जाते थे, सिन्हाला कम्युनिटी को दिए जाते थे, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो मेजर में थी, मेजोरिटी में थी, उसको दिए जाते थे। इट प्रमोट एंड प्रोटेक्ट बुद्धिज्म, और ये किसको प्रमोट करते थे, ये प्रमोट और प्रोटेक्ट करते थे बुद्धिज्म को, क्योंकि हमने देखा था कि सिन्हाला जो स्पीकर्स थे वो ज्यादातर क्या थे, बुद्धिस्ट थे। जिसका रिजल्ट क्या निकला, श्रीलंका तमिल फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड। जो श्रीलंका के तमिल थे वो कैसे फील करने लगे, खुद को डिस्क्रिमिनेटेड फील करने लगे, उन्हें लगा कि हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है। रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंथ ओवर टाइम, जिसके कारण जो सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज थी उनके बीच में क्या होता गया, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता गया, उनके रिलेशन दिन पे दिन क्या होते गए, खराब होते गए। श्रीलंका तमिल लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल लैंग्वेज, जिसके कारण श्रीलंका के जो तमिल थे उनने अपनी एक पार्टी बनाई और खुद की लैंग्वेज के लिए, जो उनकी तमिल लैंग्वेज के लिए, उसके रिकॉग्नाइजेशन के लिए क्या किया गया, स्ट्रगल किया गया। By 1980 they demand independent Tamil इलाम स्टेट, एंड 1980 में इनने इंडिपेंडेंट क्या बोलना चाहिए, इनने डिमांड की किसकी, इंडिपेंडेंट तमिल इलाम। इलाम क्या मतलब होता है, एक स्टेट की, गॉट इट। तो 1980 के अंदर उनने डिमांड की किसकी, इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की। डिस्ट्रस्ट टर्न इनटू सिविल वॉर बिटवीन कम्युनिटीज। अब ये खुद को डिस्क्रिमिनेटेड फील करने लगे थे, उन्हें लगा था कि ये कंट्री हमारी है ही नहीं, जिसके कारण गवर्नमेंट और इनके बीच में या दोनों कम्युनिटीज के बीच में क्या आ गया, ट्रस्ट इशू आ गया, जिसके कारण जो ये ट्रस्ट इशू आया है वो किस में चेंज हो गया, वो सिविल वॉर के अंदर चेंज हो गया दोनों कम्युनिटीज के अंदर। द सिविल वॉर कॉज्ड अ ट्राइबल टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर लैंग्वेज एंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, जिसके कारण ये जो वॉर हुआ था, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ा किसके ऊपर, सोशल कल्चर लैंग्वेज इकोनॉमिक लाइफ किसकी, कंट्री के ऊपर। क्योंकि आपको पता है किसी भी कंट्री के अंदर वॉर होता है तो उसकी सारी चीजों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, भले ही वो सोशल हो, कल्चरल हो, उसकी लैंग्वेज हो, इकोनॉमिक हो, सारी चीजों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। वो ही यहाँ हुआ था। तो हमने देखा कि कैसे जब इन लोगों ने पावर शेयरिंग को नहीं अडॉप्ट किया और इनने क्या अडॉप्ट किया, मेजोरिटिज्म को अडॉप्ट किया, तो उसके कारण उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। ये तो आपकी श्रीलंका की स्टोरी थी। अगर हम बात करते हैं बेल्जियम की, वहीं बेल्जियम ने कौन सा कंसेप्ट को यूज किया, कौन सा कंसेप्ट को अपनी कंट्री के अंदर इंप्लीमेंट किया, वो था अकोमोडेशन। अकोमोडेशन एक तरह से हम बोल सकते हैं पावर शेयरिंग का ही एक पार्ट है या पावर शेयरिंग का ही एक दूसरा नाम है। तो अकोमोडेशन का मतलब ही यही होता है कि जो हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी है या जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर एंड ग्रुप्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करें, हम पावर शेयर करें। तो बेल्जियम रिकॉग्नाइज कंट्रीज रिलीजन डिफरेंसेस एंड कल्चर डाइवर्सिटीज एंड मेड अरेंजमेंट टू कोएग्जिस्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था बेल्जियम ने क्या किया कि जो उनके यहाँ भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे, रिलीजन डिफरेंसेस थे, कल्चर डाइवर्सिटीज थी, लेकिन उनने ऐसा अरेंजमेंट किया कि जिसके कारण सारे के सारे क्या हो सके, एक साथ रह सके, सबका 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 क्या बना रहे, एग्जिस्टमेंट बना रहे, गॉट इट। अब हम देखेंगे अरेंजमेंट मेड इन बेल्जियम। बेल्जियम ने ऐसे कौन सी पॉलिसी अपनाई थी या फिर ऐसे क्या अरेंजमेंट किए थे जिसके कारण वो सब लोग साथ में रह पाए।
तो हम देखेंगे बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड 4 टाइम टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड मेक एवरीवन टू लिव टुगेदर। बेल्जियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 4 टाइम अमेंड किया गया। अमेंड का मतलब होता है चेंज करना। गॉट इट, उसको 4 टाइम चेंज किया गया। क्यों? क्योंकि जिसके कारण जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस या डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के या कम्युनिटीज के लोग थे, उनके बीच में ये जो डिफरेंसेस आ रहे थे उसको हटाने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए, जिसके कारण कि सब साथ में मिलके एक साथ यूनिटी के साथ रह सके। इसलिए कितनी बार अमेंड किया गया? 4 टाइम अमेंड किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने टाइम अमेंड किया गया, वो ये 1 वर्ड में भी आ सकता है आपका, तो 4 टाइम अमेंड किया गया। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन से एलिमेंट होते हैं आपके बेल्जियन मॉडल के, तो आप ये वाला आंसर लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से मतलब इसने क्या क्या किया। नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर विल बी इक्वल इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट, भले ही वो मेजोरिटी हो या फिर माइनॉरिटी हो। ठीक है, जैसे कि डच एंड फ्रेंच बोलने वाले जो लोग थे, उनके मिनिस्टर को इक्वली राइट्स दिए गए। कहा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। फर्स्ट पॉइंट, तो नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर विल बी इक्वल, इक्वली दिए गए। कहा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड बोला जा रहा है मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, और बहुत सारे पावर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए, और बहुत सारे पावर ऐसे थे जो कि स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड किए गए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया और स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है, ऐसा नहीं किया, उन्हें दोनों को पावर्स प्रोवाइड किए। ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। हमने देखा था जैसे कि ब्रुसेल के अंदर सबसे ज्यादा मतलब क्या बोलना चाहिए, डिफरेंसेस था हमारा, इसलिए उसको उनने क्या करा, एक सेपरेट गवर्नमेंट का ही मतलब एक सेपरेट गवर्नमेंट दे दिया गया, जिसके कारण दोनों कम्युनिटीज के जो रिप्रेजेंटेशन था, दोनों को इक्वली रिप्रेजेंटेशन दिया गया। लेकिन ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि जिसको मेजोरिटी थी उसको सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दे दिया, नहीं, उसके बाद भी भले जो मेजोरिटी में हो या माइनॉरिटीज में हो, दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। यहाँ देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। साथ के साथ में हमने देखा, ठीक है, सेंट्रल के अंदर दोनों को बराबर दिया गया, साथ के साथ में सेंट्रल साथ के स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर्स दी गई। इसके अलावा हमने देखा ब्रुसेल के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस था, तो उसको सेपरेट गवर्नमेंट प्रोवाइड की गई, एज वेल एज कम्युनिटी जो उनकी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज थी, दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और वो एक नया प्रोविजन लेके आए जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो किसके थ्रू इलेक्ट किया जाता था, जो वन लैंग्वेज कम्युनिटी होती थी उसके थ्रू, मतलब कि जिस लैंग्वेज के जो लोग हैं उन्हीं के थ्रू क्या किया जाता था, इलेक्ट करवाया जाता था। इट हैज पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू, जिनका काम क्या होता था कि वो अपने कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसको देख सके, या फिर उसके बारे में जो भी डिसीजन एंड ऑल लेना है वो ले सके उसके बेनिफिट के लिए। इसके बाद हम देखेंगे उसका रिजल्ट क्या निकला। देखा जाए तो उसका जो मॉडल है वो दिखने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा आपको, क्योंकि श्रीलंका की बात करें तो उसने क्या किया, मेजोरिटिज्म को फॉलो किया, इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन यही हम बेल्जियम का मॉडल देखें तो वहां कितने सारे उन्हें चेंजेस लेके आए कि सेंट्रल में दोनों को अलग मतलब सेंट्रल में इक्वल दी जाएगा, फिर सेंट्रल को साथ के साथ में स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर्स दी जाएंगे, फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट भी आएगी, लाइक दैट। बट भले ये दिखने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसके कारण क्या बेनिफिट हो रहा है, उसके कारण बेनिफिट ये हो रहा है कि जो पूरा कंट्री है वो एक साथ यूनिटी के साथ पीसफुली रह रहा है। ठीक है, ये इसका मेन मोटिव है। In Belgium, the leader have realized that the unity of the country is possible only by respect the feeling and interest of different communities and region. ठीक है, ये तभी पॉसिबल है, जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्हें ये चीज तभी रियलाइज हो गई थी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री यूनिटी के साथ रहे तो ये तभी पॉसिबल है, भले ही वो मेजोरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो, हमें सबकी फीलिंग और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, उनके कम्युनिटी और रीजन के अकॉर्डिंग, तभी हम सब सुख शांति से या फिर हम यूनिटी के साथ रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं रह सकते। और उनने इसी चीज को फॉलो किया, जिसके कारण उनके बीच में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी, उनकी कम्युनिटीज में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी या डिफरेंसेस होने के बाद भी कोई वॉर नहीं हुआ, जैसे कि हमने श्रीलंका में देखा था वहां हुआ था। ठीक है, अगर मैं सिंपल से एग्जांपल आपको बताऊं कि आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली में अगर रह रहे हो तो आप उसको एक नेशन मानो।
अगर आप सबकी रिस्पेक्ट करोगे, सबकी बात सुनोगे, सबके ऊपर ध्यान दोगे, तो क्या होगा, सुख शांति बनी रहेगी, अपनी जो फैमिली है वो बहुत अच्छे से चलती रहेगी। यही सिर्फ एक की चलेगी, एक का ही सुना जाएगा, किसी और को रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, किसी और की बात नहीं सुनी जाएगी, तो फैमिली के अंदर भी क्या आने लगेंगे, इश्यूज आने लगेंगे। तो वैसे ही हमारी कंट्री होती है, कंट्री के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज एंड सोशल ग्रुप होता है। अगर हम सबकी बात मान के चलेंगे, या हम उनके इंटरेस्ट में काम करेंगे, या उनको सबको रिस्पेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, हमारी जो कंट्री है या कोई भी कंट्री है वो क्या होगी, वो यूनिटी के साथ और पीसफुली रह सकती है, वहां कोई भी वॉर एंड ऑल नहीं होगा। गॉट इट? आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, राइट? नाउ वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग आपका डिजायरेबल क्यों है। अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा जो हमने दो हमारी स्टोरीज देखी है उसके अकॉर्डिंग, बट फिर भी हम एक बार देखते हैं। Thus, two different set of reason can be given in favor of power sharing. Power sharing के लिए दो मेन रीजन बताया जा रहा है। Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social group. जैसे कि मैंने आपको बताया था, पावर शेयरिंग अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि वो हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? रिड्यूस करने में। किस चीज की? जो भी कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं सोशल ग्रुप या कम्युनिटीज के अंदर, उनके बीच में। समझ में आया आप लोगों को कि क्या बोला मैंने? पावर शेयरिंग गुड होती है। क्यों? क्योंकि वो हेल्प करती है रिड्यूस करने में द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो होने वाला है उसको बिटवीन सोशल ग्रुप या कम्युनिटीज के अंदर। सेकेंड रीजन बोला जा रहा है, डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग इज द बेस ऑफ डेमोक्रेसी। और दूसरा रीजन और डीपर रीजन ये बोला जा रहा है कि पावर शेयरिंग क्यों अच्छी है आपकी, क्योंकि पावर शेयरिंग हम बोल सकते हैं एक तरह से बेस है आपका डेमोक्रेसी, या फिर हम बोल सकते हैं ये आपकी क्या बोली जाती है, स्पिरिट बोली जाती है डेमोक्रेसी की। और स्पिरिट का मतलब क्या होता है? आत्मा। अगर शरीर में से आत्मा ही चली जाएगी तो शरीर किसी काम का है क्या? आपकी बॉडी में से आपकी स्पिरिट चली गई तो आपकी बॉडी काम की है क्या? नहीं। वैसे ही पावर शेयरिंग एक तरह से स्पिरिट बोला जा रहा है डेमोक्रेसी का। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि वहां मेजोरिटी चलने लगेगी। मेजोरिटी मतलब कि जो एक कम्युनिटी होगी सिर्फ उसका ही रूल्स रेगुलेशन चलेंगे, इसलिए वो डेमोक्रेसी कहलाएगा ही नहीं। Let us call the first set of reason prudential and the second moral. ठीक है, अब यहाँ क्या बोला जा रहा है आपका? प्रोडेंशियल मीन्स आपका मतलब कि क्लेवर के साथ, चालाकी के साथ, या एक बुद्धिमानी के साथ हम क्या कर सकते हैं, हमें ऐसा मतलब सेट बनाना है या ऐसे हमें पावर्स को डिवाइड करने हैं जिसके कारण हमारे क्या नहीं हो सके, कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके। ठीक है, मतलब कि यहाँ इंटेलिजेंसी का नाम आ रहा है। मॉरल सेकंड को क्या बोला जा रहा है? मॉरल। मॉरल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जिसके कारण वैल्यूएबल चीज हो, ठीक है, जो कि आपका आदर्श होता है या प्रिंसिपल्स होते हैं, लाइक दैट। तो फर्स्ट चीज को क्या बोला जा रहा है? हमें ऐसी समझदारी से काम करना चाहिए जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट से हम क्या कर सके, बच सके। तो इस फर्स्ट वाले सेट को हम क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल बोल रहे हैं। ठीक है, साथ के साथ में सेकंड वाले को क्या बोल रहे हैं? एक तरह से क्या है, पावर शेयरिंग को अगर स्प्रिट बोला जा रहा है डेमोक्रेसी का, तो वो क्या एक तरह से प्रिंसिपल है या एक वैल्यू है। मोरल का मतलब क्या होता है आपका? वैल्यू या प्रिंसिपल, लाइक दैट। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? मोरल रीजन बोल रहे हैं। समझ में आया? फर्स्ट आपका अगर आपसे पूछा जाता है फॉर एग्जाम्पल की प्रूडेंशियल रीजन क्या है आपका, तो क्या है वो? कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब या कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सके। और दूसरा बोला जाए मोरल रीजन क्या है कि पावर शेयरिंग आपका बेस या फिर स्प्रिट है डेमोक्रेसी की। वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। जो प्रूडेंशियल रीजन है आपका वो क्या काम करता है? वो पावर शेयरिंग से बेटर आउटकम लेके आने का काम करता है। बेटर आउटकम लेके आने का मतलब कैसे? क्योंकि अगर आपके यहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, लड़ाई नहीं होंगी, तो आपके इकोनॉमिक से लेके, सोशल से लेके, कल्चरल से लेके हर चीज क्या चलेंगे? स्मूथली चलेंगे, आप पीसफुल रहेंगे और सब लोग एक दूसरे का एंजॉय करेंगे। ठीक है, और यही आपका मोरल रीजन क्या एम्फेसाइज कर रहा है कि जो भी असेंशियल या फिर वैल्यूएबल चीजें हैं उसको। गॉट इट? समझ में आया? नाउ अब हम देखेंगे आपका लास्ट टॉपिक जो है इसका, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ जो पावर शेयरिंग होती है वो आपके 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो है आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है? पावर इज शेयर्ड among different organ of government such as the legislature, executive and judiciary, example India। जैसे कि मैं आपको बहुत पहले ही बताई चुकी, जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर तभी मैंने आपको पावर शेयरिंग का मतलब बताया था। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां क्या होता है? पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर। किसके? गवर्नमेंट के। जैसे कि लेजिस्लेचर आपका, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अगर लेजिस्लेचर की बात करूं तो मतलब कि लॉ बनाने वाला,
ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो उसको एग्जीक्यूट कर सके या इम्प्लीमेंट कर सके, और जुडिशरी जो उसको देख सके, ठीक है। और साथ के साथ में जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसको हम क्या बोलते हैं, चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं। चेक एंड बैलेंस हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर नजर रख सकते हैं, देख सकते हैं, गॉट इट, कि कहीं अगर किसी चीज ने गलती करनी, मान के चलो लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, वो अगर गलत लगा तो एग्जीक्यूटिव उस पर रोक लगा सकता है, या फिर जुडिशरी उस पर रोक लगा सकती है, लाइक दैट, गॉट इट। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली रोक नहीं लगाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट एंड उसके अंदर आपका केस फाइल होगा एंड देन बाकी का प्रोसीजर होगा, गॉट इट। इसका जो मेन एग्जांपल बोला जा रहा है वो इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ जो पावर शेयर होता है वो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो पावर शेयर होती है वो किसके बेसिस पे होती है, इसी में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आपने देखा होगा जैसे कि कभी कोई गवर्नमेंट है वो कोई भी बिल बनाती है, तो वो जब पास होने के बाद लॉ बनता है तो उसके पहले देखा जाता है, अगर वो बिल आपका जुडिशरी को लगेगा या किसी को भी लगेगा कि जो बिल है वो सही नहीं है, आपका यह जो लॉ बनाया गया है वो आपका सही नहीं है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाल दिया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि वो चीज सही नहीं है तो वो उसको रोक लगा सकती है। तो ऐसे ये एक दूसरे के काम के अंदर क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं, जिसका क्या बेनिफिट है कि सिर्फ एक के हाथ में पूरी पावर नहीं होती है, गॉट इट। यहाँ पावर्स क्या होती है, बटी हुई होती है। सेकंड हम देखेंगे फेडरल गवर्नमेंट, जिसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। हम बात करेंगे पावर कैन बी शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, ठीक है। यहाँ भी क्या बोला जा रहा है, यहाँ भी पावर शेयर कैसे होता है, डिफरेंट लेवल में होता है, ठीक है। यहाँ तो हमने ऑर्गन की बात की है, ऑर्गन मतलब कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, हम यहाँ डिफरेंट लेवल की बात कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। लेवल्स का मतलब यहाँ ये है आपका स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, ठीक है। तो यहाँ जो पावर आपकी डिवाइड होती है वो कैसे डिवाइड होती है, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल के अंदर डिवाइड होती है, जो कि इसका मेन एग्जांपल यहाँ बोला जा रहा है वो यूएसए बोला जाता है। हमारे इंडिया के अंदर भी ये वाला फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम चलता है, लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम चलता है वो हम देखेंगे, जो हमारा सेकंड चैप्टर होगा, मेन प्रॉपर बताऊंगी फेडरलिज्म क्या होता है एंड उसको कैसे हमारे यहाँ डिवाइड किया गया। बट यहाँ आप इतना सा जान लीजिए, जो फेडरल गवर्नमेंट होता है वो हमारे यहाँ कैसे डिवाइड किया गया है, सेंट्रल, स्टेट एंड देन आपका हमारे यहाँ 3 टायर चलता है, ठीक है। सेंट्रल, स्टेट एंड देन लोकल बॉडीज, गॉट इट। इनको 3 में हमारा बोलना चाहिए डिवाइड किया गया, और यहाँ सिर्फ 2 के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो पूरी इंटायर कंट्री के अंदर होता है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, और दूसरा स्टेट के अंदर होता है, ठीक है। और यहाँ जो ये यूएसए में, वहाँ जो ये फेडरल गवर्नमेंट है, वहां का क्या बेनिफिट है कि जो अगर स्टेट है तो वहां जो आपका क्या बोलना चाहिए, सेंट्रल है, वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ पावर्स दी जाती है, सेंट्रल को अलग पावर्स दी जाती है, स्टेट को अलग पावर्स दी जाती है। बहुत सारी चीजों में सेंटर जो है वो स्टेट के पावर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, बट कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसके अंदर कर सकता है, गॉट इट। वो हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना एक तरह से ओवरव्यू देख लीजिए इसका। नाउ जो हमारा थर्ड टाइप का जो हमारा पावर फॉर्म है वो क्या है, पावर में ऑल्सो बी शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। अब पावर हमारे किसके अकॉर्डिंग शेयर किया जाता है, जैसे कि हमने बेल्जियम के अंदर देखा था कि वहां जो उसकी कैपिटल थी, ब्रुसले जो उसकी कैपिटल थी, वहां आपके 2 टाइप के लोग थे, एक डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग 2 टाइप के लोग थे। तो कम्युनिटीज 2 टाइप की थी, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कम्युनिटीज 2 टाइप के साथ साथ वहाँ क्या ज्यादा था, वहाँ लैंग्वेज के बेसिस, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, तो उसके बेसिस पे उन्होंने वहाँ क्या बनाई थी, गवर्नमेंट बनाई थी या पावर्स को डिवाइड किया था। तो यहाँ इस टाइप की भी पावर्स होती है जो हम क्या कर सकते हैं, रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी होता है, कुछ जगह ट्राइबल्स एरिया है हमारे, तो हम उस हिसाब से काम करते हैं, या फिर हमारे यहाँ जो कास्ट सिस्टम चलता है, तो हमारे यहाँ भी है ना जो रिजर्वेशन सीट्स होती हैं तो ST SC को प्रोवाइड की जाती हैं, ट्राइबल्स को प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके कारण उनके लैंग्वेजेस है, जो उनका कल्चर है, वो क्या हो सके, वो सुरक्षित रह सके, ठीक है। समझ में आया आपको। इसका जो एग्जांपल दिया गया है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। Power sharing arrangement can also be seen in the way political party, pressure group and the movement control of influences those in power.
इसके साथ साथ जो पावर शेयरिंग है वो आपका पॉलिटिकल पार्टीज में भी करती है, या प्रेशर ग्रुप या मूवमेंट्स होते हैं उसके अंदर भी करती है। कैसे करती है? अगर कोई एक ही पार्टी रहेगी तो पूरी पावर उस एक पार्टी के अंदर आ जाएगी, जिसको ये लगेगा कि सारी पावर्स तो और कोई पार्टी तो है नहीं, तो और किसी में तो पावर शेयर हो नहीं रही है, तो वो जो करना चाहेगी वो कर सकती है। लेकिन अगर दूसरी पार्टीज भी रहेंगी, हम पावर को शेयर करके रखेंगे दूसरी पार्टीज के साथ भी, तो उसको एक डर बना रहेगा कि अगर उसने सही काम नहीं किया या उसने अपनी मनमानी की, तो दूसरी जो क्या बोलते हैं पार्टी है वो क्या कर सकती है? इंटरफेयर कर सकती है, या दूसरी टाइम उसकी गवर्नमेंट बन सकती है। ये सब कुछ तो हमारे चैप्टर के बारे में। आई थिंक आपको चैप्टर पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई भी चैप्टर में आपको डाउट है या आपको कोई भी चैप्टर नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ सिंपल सा मुझे कमेंट करना है कि मैम आप मुझे हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपका प्रॉपर पूरा एक वीडियो बनाऊंगी, जो भी आपका डाउट सेशन है हम पूरा उसके अंदर पूरा कवर करेंगे। गॉट इट? नाउ अब मैं आपसे ये बोलूंगी, एज यू नो दैट हमारे पास इतना कम टाइम बचा है, तो आप जल्दी जल्दी रिवीजन करिए। उसके बाद जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो या जो भी डाउट है आप मुझसे पूछिए। आई लव टू clear all your doubts. Got it? So bye bye, take care and all the best. And अब तो बिल्कुल जोर शोरों से स्टार्ट कर देनी चाहिए आपको आपकी प्रैक्टिस करना, ठीक है? क्योंकि हमें 90s की लाइन में मार्क्स लेके आना है, राइट? सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।